हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत है भानु क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर, मॉलिक्यूलर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने फैक्टर्स पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में। आपने फैक्टर्स पढ़े थे, उनमें एक फैक्टर था। फैक्टर्स क्या थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो उनमें एक फैक्टर था कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे हमने कहा था कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करेंगे, ओके, कि रेट किस तरह से डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आता है सबसे पहले। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट of a reaction is directly proportional to the concentration of reactants। reactants की concentration के directly proportional होती है रेट। और इन concentration की क्या? each raised to power stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient कि इनके कोफिशिएंट्स क्या मिलेंगे? जो इनके स्टोइकोमेट्रिक इनकी पावर क्या मिलेगी? जो इनके कोफिशिएंट्स है वो। यानी कि हम एक रिएक्शन कंसीडर करें, मान लीजिए ए बी बी चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट पी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगी कंसंट्रेशन टर्म्स के, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के। रिएक्टेंट्स यहाँ ए और बी है, तो ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन। ईच रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रत्येक की पावर क्या लगाएंगी? जो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो। तो ए का स्मॉल ए कोफिशिएंट है और बी का स्मॉल बी कोफिशिएंट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, कांस्टेंट लगाया, कॉल्ड रेट कांस्टेंट के ए बी और इसकी पावर बी। तो इट इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन। सिंपली क्या है बच्चों? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ईच रेज टू पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। प्रत्येक की पावर जो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो लगा देने हैं। अब हम ये जो कांस्टेंट लगा है ये क्या है? के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ओके बच्चों, के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट है क्या, इसको डिफाइन करें। अब किसी को भी डिफाइन करना होता है, मान लीजिए आप के को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो के की साइड जितनी भी टर्म्स है उनको यूनिट पुट करिए, फिर एक्चुअल पावर निकल करके आएगी कि के है क्या। तो यहाँ ए और बी है, तो यदि हम ए की कंसंट्रेशन को 1 पुट कर लें और बी की कंसंट्रेशन को 1 पुट कर लें, तो हमें पता लगता है कि रेट जो है इज इक्वल टू के। यहाँ से मुझे रेट कॉन्स्टेंट के बारे में पता लग गया कि इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ ए रिएक्शन। लेकिन कब? वैन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिट। यानी कि जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को यूनिट पुट कर दें तब जो रिएक्शन रेट होती है दैट्स कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। चलो यहाँ करो ये रेट कांस्टेंट को डिफाइन। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होता है? इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन कब? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिट। कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को जब यूनिट ले लेते हो उस दौरान जो रिएक्शन की रेट होती है दैट्स कॉल्ड रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ओके बच्चों, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेट कांस्टेंट की, कि के की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट? जो आपने के यूज किया है उसकी क्या विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन। कि रेट कांस्टेंट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट है इट इज मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन की रेट को मेजर करता है। इट मीन्स ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रिएक्शन। यानी कि यदि के की वैल्यू ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली अनुमान लगा सकते हो कि रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है। यानी कि के की सहायता से हम रिएक्शन की रेट को बता सकते हैं। के की वैल्यू ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो रिएक्शन की रेट भी ज़्यादा होगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। थर्ड क्या है? रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। किस पर निर्भर कर रहा है? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलो सम अप करते हैं, टोटल रिवाइज करते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि रेट कांस्टेंट हमें ये बताता है कि रिएक्शन की रेट फास्ट है या स्लो है। कैसे? हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखेंगे, यदि वो हायर है तो रिएक्शन की रेट भी हाई मिलेगी। दूसरा, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन रहता है। रेट कांस्टेंट, थर्ड पॉइंट, रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। थर्ड है कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। वो आगे अभी ये करवा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उस पर रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निर्भर करती हैं। आई होप कि रेट कांस्टेंट का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं रेट लॉ, क्योंकि ये लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक जैसे ही अपीयर होते हैं, एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन माइनर सा डिफरेंस है इनमें। क्या है वो अभी बताते हैं आपको। तभी अभी आपने रेट लॉ पढ़ा है, उसी से रिलेटेड आता है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन अभी आपने पढ़ा है, तो बताइए एक बार, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था बच्चों? बताओ। लॉ ऑफ मास एक्शन अभी बता रहे हैं, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, रेट लॉ में और लॉ ऑफ मास एक्शन में। दोनों की डेफिनेशन भी इसकी तो हो चुकी है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ईच रेज टू पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और ये क्या कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ईच रेज टू सम पावर। देखो यहाँ डिफरेंस आ गया बच्चों, ईच रेज टू सम पावर विच मे और may not equal to stoichiometric coefficients। ओके, क्या फ़र्क समझे? जैसे इसमें रेट लॉ में हमने कहा था अभी कि ए बी चेंजेस इनटू दी पी, और इसका रेट लॉ आपने क्या लिखा था बच्चों? आपने कहा था के ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर स्मॉल बी। एसेंशियल रूप से पक्का आपको क्या करना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो, तो हमने कहा था कि यहाँ एसेंशियल रूप से इसकी पावर क्या मिलेंगी, जो इसके कोफिशिएंट्स हैं। और यही रेट लॉ अप्लाई करें तो रेट लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए वही रिएक्शन आप कंसीडर कर रहे हो, ए प्लस बी चेंजेस इनटू द पी। रेट लॉ कहता है कि जो पावर्स है ना वो सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। यानी कि ए और बी, स्मॉल बी और स्मॉल ए, इनकी पावर हो भी सकती है
डिफरेंट भी हो सकती है। यही हमने लिखा है पावर विच मे और मे नॉट इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो क्योंकि वो अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती हैं, सो हम इसका कुछ डिफरेंट पावर्स ले लेते हैं कॉल्ड अल्फा और बीटा। अल्फा ए के बराबर हो भी सकता है, अलग भी मिल सकता है। बीटा बी के बराबर भी हो सकता है, अलग भी मिल सकता है, डिपेंड अपॉन दी एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि एक्सपेरिमेंट्स की सहायता से ये पता किया जाता है रेट लॉ। ओके, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड होता है ये। तो आपने डिफरेंस समझ लिया होगा आई थिंक। डिफरेंस क्या क्या है कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जी इनकी पावर पक्का एसेंशियल रूप से आपको इनके कोफिशिएंट्स के ही रूप में लेनी पड़ेगी, और ये कहता है कि ये पावर अलग हो भी सकती है, सेम भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन दी एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगेगा। अब इसी के साथ साथ बच्चों रेट लॉ के साथ साथ ही यहाँ एक और टर्म आती है जिसका नाम है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? आई होप कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ पावर्स। ऑर्डर क्या होता है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सम ऑफ पावर्स। किसके सम ऑफ पावर्स? ऑफ सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन लिखने के बाद जो पावर्स की सम आती है दैट्स कॉल्ड ऑर्डर। जैसे अभी अभी हमने लिखा था रेट इज इक्वल टू के ए अल्फा और बी की पावर बीटा। तो ऑर्डर सिंपली क्या हो जाएगा? पावर्स का सम करना है बस। पावर इसकी अल्फा और इसकी बीटा पावर्स। तो सिंपल सा है कि ऑर्डर द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ लिखने के बाद जो पावर्स का सम आएगा दैट्स कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑर्डर 1 2 3 भी हो सकता है। ओके, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑर्डर की हो सकती हैं। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर टेम्परेचर, प्रेशर इनके साथ चेंज हो जाता है। चेंज करने पर ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। ओके, अभी डिफरेंस आने वाला है ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में। तो ऑर्डर के बारे में आपने पढ़ा कि इट इज़ नथिंग, इट इज़ द सम ऑफ पावर्स इन रेट लॉ इक्वेशन। ऑर्डर जीरो, फ्रैक्शनल, होल नंबर हो सकता है। ऑर्डर जो है डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर, प्रेशर। जैसे ही आप टेम्परेचर प्रेशर में चेंजेस करेंगे तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी क्या होती है? मोलिकुलरिटी इट इज द सम ऑफ एटम्स, सम ऑफ नहीं, नंबर ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स। तो नेक्स्ट सिंपल से एक और डेफिनेशन आती है मोलिकुलरिटी। बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये दोनों ही टॉपिक, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी डिफाइन करिए। मोलिकुलरिटी नंबर ऑफ एटम्स, आयंस भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी जो स्पीसीज रिएक्शन कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है वो। इट द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल विच कोलाइड साइमल्टेनियसली, which collide simultaneously to bring a chemical reaction, which collide simultaneously to bring a chemical reaction is called molecularity. molecularity क्या होती है बच्चों? molecularity this sum of it is the number of atoms, ions और molecules जो आपस में टकरा रहे हैं। अब ये कोलाइड वाला कहाँ से सिस्टम आ गया? अब आगे बच्चों इस टॉपिक के 4th यूनिट के लास्ट में आते हैं कोलिजन थ्योरी। वो मैं अभी बता देता हूँ कोलिजन थ्योरी क्या होती है। कोलिजन थ्योरी कहती है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो आपस में इसलिए होती है, रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि इसके रिएक्टेंट के एटम्स या मॉलिक्यूल्स है ना, वो कोलाइड करते हैं, कोलाइड टकराते हैं आपस में, फिर वो जाकर के प्रोडक्ट बनते हैं। तो कितने एटम्स आपस में टकरा रहे हैं ताकि प्रोडक्ट बन जाए, उन एटम्स की संख्या को क्या कहते हैं? मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी इज नथिंग द सम नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जो आपस में टकरा रहे हैं ताकि उनसे रिएक्शन हो जाए, टू ब्रिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि इनसे रिएक्शन हो जाए। उन एटम्स की संख्या को क्या कहते हैं? मोलिकुलरिटी। रिएक्शंस यूनिमोलिकुलर भी हो सकती हैं,
यूनिमोलिकुलर भी हो सकती हैं, मोलिकुलर, बाईमोलिकुलर भी हो सकती हैं, ट्राईमोलिकुलर भी हो सकती हैं, ट्राईमोलिकुलर भी हो सकती हैं, यानी कि जिनकी मोलिकुलरिटी 3 हो, ट्राई, 2 बाई और 1 हो, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कहलाते हैं। 3 से ज़्यादा वाली मोलिकुलरिटी की रिएक्शंस बहुत रेयर होती हैं। रिएक्शंस विद हायर देन 3 मोलिकुलरिटी आर वेरी रेयर। एक क्वेश्चन आता है कि वाई रिएक्शंस विद हायर मोलिकुलरिटी आर वेरी रेयर। बताइए 3 से ज़्यादा मोलिकुलरिटी की रिएक्शंस क्यों कम होती है? एक ऐसा सिंपल सा रीज़न है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम कि मोलिकुलरिटी जो है 3 से मोर होने पर चांसेस कम क्यों हो जाते हैं, यानी कि मोलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा क्यों नहीं होती? इसका सिंपल सा रीज़न है बच्चों, क्योंकि आपस में कोलाइड 3 से ज़्यादा होने की संभावना बहुत कम होती है। 3 से ज़्यादा संभावना कम है, चांसेस कम है, तो मोलिकुलरिटी भी कम हो जाती है, या कहो कि संभावना कम है तो मोलिकुलरिटी भी कम। ओके, क्या समझे? बताइए कि 3 से ज़्यादा मोलिकुलरिटी क्यों नहीं होती? जी सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि 3 से ज़्यादा एटम्स आपस में कोलाइड करने की जो चांसेस है वो रेयर होते हैं, इसलिए मोलिकुलरिटी भी ज़्यादा होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब रिएक्शंस जो हैं वो 2 प्रकार की होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन एंड सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है बच्चों? जो एक स्टेप में हो जाए उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन 2 स्टेप्स। एक स्टेप में हो जाए एलिमेंट्री, एक से ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सुनना एक बार, बड़ा सिंपल सा है। एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शंस बोलते हैं इनको। टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, एक स्टेप में हो रहे हो। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप, एक स्टेप से ज़्यादा, उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोई मोलिकुलरिटी नहीं होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस की ही मोलिकुलरिटी होती है, यानी कि जो रिएक्शंस एक स्टेप में होती है उन्हीं के लिए ही मोलिकुलरिटी मीनिंगफुल होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मोलिकुलरिटी कोई मीनिंग नहीं रहती, इनकी मोलिकुलरिटी नहीं रहती। ओके, अब एक वर्ड आता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो हैं एक स्टेप में नहीं होती, मीन्स दे विल टेक प्लेस इन द नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, और प्रत्येक स्टेप क्या रहेगा? एक एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है ये। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं कि जी एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप में हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब एक से ज़्यादा स्टेप्स होंगे तो प्रत्येक स्टेप क्या होगा? प्रत्येक स्टेप उनका एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, यानी कि वो छोटे छोटे स्टेप्स में ही पूरी होंगी। किसी में 3 स्टेप्स होते हैं, किसी में 4 भी हो सकते हैं। ओके, तो प्रत्येक स्टेप क्या रहेगा? एलिमेंट्री रिएक्शन। अब कौन सी रिएक्शन जो है, कौन सी एलिमेंट्री रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करती है, रिएक्शन की रेट को डिफाइन करती है? तो आपका आंसर रहेगा स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप को क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बात कितनी बच्चे समझे? स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कि जो अब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होने वाली है और प्रत्येक स्टेप उसका क्या रहेगा? एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी रिएक्शन की रेट को डिसाइड करेगी? स्लोवेस्ट स्टेप। जो सबसे स्टेप धीरे चल रही है, जो रिएक्शन सबसे स्लो चल रही है, वही रिएक्शन की रेट को डिफाइन करेगी। कैसे? इसी को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए एक साइकिल बनाने की कंपनी है, वो अलग अलग उसके पार्ट्स अलग अलग हिस्सों में बन रहे हैं, रिम, हैंडल, पैडल, सीट, ये अलग अलग जगह से उसके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अब साइकिल बनने की जो रेट है ना, वो डिपेंड करेगी कि कौन सा स्टेप, कौन सा पार्ट सबसे स्लो चल रहा है। मान लीजिए साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने हैंडल बना लिए,
उसकी रिम्स बना ली, उसके पैडल बना लिए, ओके, लेकिन ब्रेक नहीं बनाए। तो क्या साइकिल, ये तीनों स्टेप्स जो हैं बहुत फास्ट हो गए, बहुत फास्ट। तो क्या साइकिल बनाना फास्ट हो गया जब तक ब्रेक स्लो चल रहा है, यानी कि ब्रेक जो बनाने की प्रक्रिया है वो स्लो चल रही है। तो क्या साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग फास्ट हो जाएगी? नहीं, साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग किस पर निर्भर कर रही है? ब्रेक पर, क्योंकि जी ब्रेक स्लो बन रहे हैं तो साइकिल की बनने की प्रक्रिया भी स्लो हो जाएगी। इसी बात को एक और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए 3-4 दोस्त घूमने जा रहे हैं, ओके। एक दोस्त जो है सुबह मान लीजिए जल्दी मॉर्निंग में निकलना है, 6 बजे का टाइम दे दिया, एक दोस्त आ रहा है 7 बजे 8 बजे, तो आपकी जो ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी वो जो लेट आया है उसके हिसाब से स्टार्ट होगी, ना कि जो पहले से बैठे हैं उसके हिसाब से। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसी पर ही रिएक्शन की रेट निर्भर करती है। मैंने सिंपल सा साइकिल का उदाहरण दिया कि मान लीजिए एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हैंडल, रिम्स, पैडल, ब्रेक ये सब बना रही है। तो ये चीज़ें तो तेज़ भी बन जाएँ तो साइकिल जल्दी थोड़ी बन जाएगी, जब तक ये नहीं लगेंगे साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो ऐसे ही रिएक्शन कोई फास्ट भी होगी, कोई स्लो भी हो रही है, तो स्लो वाली जो है रिएक्शन की रेट वही रेट को डिटरमाइन कर रही है, ओके। स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस और करवा दीजिए जल्दी से। डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी बताओ। अभी ऑर्डर के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने बताए थे, अब मोलिकुलरिटी के बारे में भी हमने बताया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी? ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में क्या डिफरेंस है बताइए बच्चों सभी। भाई सबसे पहला डिफरेंस होता है उनकी डेफिनेशन का। किसी का भी डिफरेंस आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? उनकी डेफिनेशंस का डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ऑर्डर और इधर लिख लेते हैं मोलिकुलरिटी। चलो बच्चों, फर्स्ट तो आपको आता ही है। फर्स्ट क्या है? ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ पावर्स, किसकी पावर्स? ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में पावर्स का सम क्या कहलाता है? ऑर्डर। और मोलिकुलरिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की संख्या जो आपस में क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं टू ब्रिंग केमिकल रिएक्शन, जिनके कारण केमिकल रिएक्शन हो जाती है, ओके। ऑर्डर क्या होता है? ये मैंने बताया था, ये जीरो भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है और ये होल नंबर में भी हो सकता है। ये हमेशा होल नंबर में मिलेगी। मोलिकुलरिटी ऑलवेज इन होल नंबर। थर्ड डिफरेंस, ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस का भी होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस का भी ऑर्डर होता है, एंड बच्चों कम्प्लेक्स रिएक्शंस का भी होता है। यानी कि ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन पर भी एंड कम्प्लेक्स रिएक्शंस पर भी। इसमें मैंने बताया था अच्छे से कि ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस का ही होता है। मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शंस। और बताइए, ये प्रेशर के साथ चेंज हो जाता है? डू नॉट चेंज। टेम्परेचर प्रेशर के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ये कुछ डिफरेंस थे ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट।